हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है ना। आज के टॉपिक में हम जो पीएससी है और जो यूपीएससी है, इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है, कैसे इनके एग्ज़ाम होते हैं, कैसे हम इसके फॉर्म डालते हैं, किस तरीके की हमें रैंक से पोस्टें मिलती हैं, कौन कौन सी हम जॉब इनसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारी जॉब एमपी में रहेगी कि बाहर रहेगी, है ना। पेपर कैसे होता है, कितने नंबर का होता है ना, ऑप्शनल होता है कि नहीं होता। तो तमाम तरीके की जितनी भी बातें हैं पीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड, तो मैं आपको वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और आपको यहाँ पर ये भी समझ में आएगा कि आखिर सिविल सर्विस क्या है और सिविल सर्विस से हम किस किस पोस्टों में जा सकते हैं, और स्टेट सिविल सर्विस क्या है और सेंट्रल सिविल सर्विस क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा बहुत अच्छे से देखिए, है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने लिए तो ये समझ में आएगा ही, लेकिन अगर आपका कोई रिलेशन में है, कोई आस पड़ोस है ना, आपके बच्चे हैं या आपके जो भी जानने वाले हैं, आप उनको ये इस बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है और क्या आप इन पर इनकी पढ़ाई करने के बाद क्या आप बनेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम दोनों को पैरेलल समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत में सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले जब सिविल सर्विस भारत में लाई गई थी, तो सिविल सर्विस भारत में ये जो है, जो अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। भारत में सबसे पहले सिविल सर्विस अंग्रेज लाए थे। जब अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था, कहने का अर्थ ये है जब भारत गुलाम था 1947 से पहले, तब भारत में अंग्रेजों द्वारा सिविल सर्विस लाई गई थी। और वो सिविल सर्विस से जो चयनित होकर व्यक्ति आते थे, वो भारत में रूल्स और रेगुलेशन को, मतलब कहने का अर्थ ये है संविधान को और नियम कानूनों को लागू करने का काम करते थे। और बहुत सारी जुडिशियल शक्तियाँ भी, न्यायिक शक्तियाँ भी उनके हाथ में सौंप दी जाती थी। तो अंग्रेजों के समय जो परीक्षा होती थी उसका नाम था आईसीएस। उसका क्या नाम था? आईसीएस। आईसीएस की परीक्षा ही आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पास की गई थी, है ना। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। क्या मतलब होता है? इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस उस समय इसका नाम हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? आईएएस हो गया। क्या हो गया? आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, है ना। ये सेंट्रल लेवल पर होती थी। उस समय स्टेट लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आईएएस के बाद भारत में बहुत सारे जो सिविल सर्विस हैं वो स्टेट में डिवाइड की गई और कुछ सेंट्रल लेवल पर डिवाइड की गई। और जो आईएएस है, इसका नाम बदलकर, है ना, यूपीएससी कर दिया। यूपीएससी कर दिया। और यूपीएससी के द्वारा बहुत सारी परीक्षाएं एक साथ ली जाने लगी, है ना, जिसमें आईएएस भी होता है, आईएफएस भी होता है, आईईएस भी होता है ना, आईएएस भी होता है, आईआरएस भी होता है ना। इस तरीके की बहुत सारी जो सिविल सर्विस हैं वो इसके अंतर्गत कंडक्ट कराई जाने लगी। तो इन पर अब हम दोनों को पैरेलल समझते हैं कि किस तरीके से इन पर पोस्टें हमें मिलती हैं और किस तरीके से नियुक्ति होती है। पहले हम बात करेंगे पीएससी की। पीएससी, है ना, और यूपीएससी, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? ये जो सिविल सर्विस है ये है सेंट्रल लेवल की। सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार या सेंट्रल लेवल। सेंट्रल का मतलब ये है कि पूरे भारत में इस सिविल सर्विस को लागू किया जाता है, ठीक है। और ये जो पीएससी है, पीएससी जो होती है, ये स्टेट सिविल सर्विस कहलाती है। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य तक ही सीमित होती है। इस पर नियुक्ति पूरे भारत में मिलती है। भारत में कहीं भी आपको नियुक्त किया जा सकता है। अलग अलग काडर बने होते हैं, है ना। इसमें जो है वो केवल राज्य में ही इसकी नियुक्ति होती है। राज्य के किसी भी जिले में आपको नियुक्त किया जा सकता है। जिस राज्य की ये परीक्षा होती है उस राज्य का नाम इसके सामने लग जाता है। एमपीपीएससी हो, है ना, चाहे वो बीपीएससी हो, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो यूपीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग राज्यों की क्या है? सिविल सर्विस है। कहीं कहीं
यूपीएससी की जगह पीसीएस शब्द का भी उपयोग किया जाता है ना। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग, है ना। वास्तविक तौर पर इसको राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। जो भी राज्य होता है, जिस भी राज्य की हम बात करेंगे, उस राज्य की ये सिविल सर्विस कहलाती है ना। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कहीं कहीं पीएससी की जगह पीसीएस शब्द यूज किया जाता है ना। पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यहां लिख देता हूं मैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्रोविंशियल क्या है ना। तो क्या होता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे और जब अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में शासन किया था, तब एक वो क्षेत्र बनाते थे जहाँ वो शासन करते थे, और उस छोटे क्षेत्र को क्या कहते थे, प्रोविंस कहते थे। छोटे क्षेत्र को वो क्या कहते थे, प्रोविंस कहते थे। जैसे स्टेट है ना, स्टेट भी एक नाम है, हिंदी में हम राज्य कहते हैं, है ना। वैसे एक क्षेत्र को प्रोविंस कहते थे, है ना। तो उस प्रोविंस से इसका नाम आया है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसे हम पीसीएस कह देते हैं, है ना। पीसीएस कहते हैं, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे व्यक्ति होता है, व्यक्ति का घर का नाम कुछ और होता है, उसका वास्तविक नाम कुछ और होता है, राशि का नाम कुछ और होता है, लेकिन व्यक्ति वही है। वैसे इसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन कार्य वही है। अब कार्य क्या है उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यूपीएससी के बारे में बता देता हूँ। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। नाम आ गया यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है, केंद्र। यूनियन का क्या मतलब होता है, केंद्र। और पीसीएस का मतलब क्या होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन, वही होगा, है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि लोगों की सेवा करने के लिए एक ऐसा आयोग बनाया जाता है, जो आयोग एक होनहार व्यक्तियों को चयनित करता है, जो उसके काबिल होते हैं उन व्यक्ति को चयनित करता है, और चयन के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर उनको ऐसी पोस्ट देता है, और पोस्ट देने के बाद वो समाज में जाके उन लोगों की क्या कर सके, सेवा कर सके। अब इन सेवा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं भारत में, है ना। सारे डिपार्टमेंटों को क्लासिफाइड किया गया है दो प्रकार से, है ना। किस तरीके से क्लासिफाइड किया है तो मैं आपको बताता हूं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी क्या है और पीएससी क्या है ना। ये क्या है, स्टेट सर्विस है, ये स्टेट सर्विस है, और ये सेंट्रल सर्विस है, ये सेंट्रल सर्विस है ना। ये सेंट्रल सर्विस है। अब इनमें पोस्टें कैसे मिलती हैं, किस तरीके से पोस्टें मिलती हैं, और कौन कौन सी जॉब हमको इसमें प्राप्त होती है, मतलब कुल मिलाकर इसका जो मतलब है वो है लोक सेवा। तो लोक सेवा आप कैसे करेंगे, तो सबसे मुख्य तौर पर लोक सेवा जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जो सबसे टॉप रैंक होती है, वो टॉप रैंक का जो व्यक्ति है वो कलेक्टर बनता है। वो क्या बनता है, कलेक्टर। अब आप कहेंगे कि कलेक्टर तो स्टेट के अंदर बनता है, और ये सर्विस तो सेंट्रल सर्विस है। तो भाई सेंट्रल सर्विस हो, जैसे रेलवे है, रेलवे सेंट्रल सर्विस है, तो क्या रेलवे राज्य में नहीं होगी, है ना। पोस्ट ऑफिस है, सेंट्रल सर्विस है, तो क्या राज्य में नहीं होगी, राज्य में होगी, लेकिन उस पर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। जैसे मान लो किसी भी कलेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो वो ट्रांसफर राज्य सरकार नहीं कर सकती, वो कौन करेगा, केंद्र सरकार, है ना। उनकी नियुक्ति करना ये सब केंद्र सरकार के हाथ में होता है। राज्य सरकार के हाथ में क्या होता है, पीएससी से नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति करना, ये राज्य का काम होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है डिप्टी कलेक्टर। क्या होती है, डिप्टी कलेक्टर, है ना, जिसे हम डीसी कहते हैं, डीसी। तो ये इसकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा इस पर बहुत सारी और भी पोस्टें होती हैं, है ना। जिस तरीके से आपकी रैंक नीचे आती जाती है, तो रैंक के आधार पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको उस डिपार्टमेंट का प्रमुख व्यक्ति बना दिया जाता है।
है ना। प्रमुख व्यक्ति का मतलब ये है कि उस डिपार्टमेंट का संचालन करने वाला। कैसे बनाते हैं उसको समझिए आप। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, भारत में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू के बाद अकाउंटेंस डिपार्टमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, बैंक डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है ना। ऐसे बहुत सारे तमाम तरीके के अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं। तो उन डिपार्टमेंटों में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जैसे मान लो वन विभाग का वन अधिकारी, वन विभाग का वन अधिकारी या फॉरेस्ट ऑफिसर जिसे हम एफओ कहते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो वन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो वो किससे नियुक्त होकर आता है? यूपीएससी से। तो यूपीएससी से वो आईएफएस की रैंक को हासिल करता है और क्या बन जाता है? फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाता है। कलेक्टर कौन बनता है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो रैंक हासिल करता है वो आईएएस बन जाता है। ठीक है। इसके बाद एक और आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो आपने सुना होगा कि इस देश में इस व्यक्ति को लोकायुक्त बनाया गया है ना। बहुत तरीके के जो लोग होते हैं वो दूसरे देशों में जाकर भारत को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वो फॉरेन सर्विस के अंतर्गत आते हैं। एक आपने सुना होगा आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। आईआरएस के बारे में आपने सुना होगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो यूपीएससी के आईआरएस से बन के आता है। बात क्लियर है? आईआरएस से बन के आता है। और इस तरीके के बाद बहुत सारे अकाउंटेंट, सिविल सर्विस, तो और भी बहुत सारे इसमें पोस्टें होती हैं। तो वो आपको रैंक के हिसाब से मिलता है, जो आपका रैंक होता है उसके हिसाब से आपको मिलता है। ये आपके हाथ में नहीं है, आप बस वहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि भाई इस सर्विस को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ, थर्ड प्रेफरेंस देता हूँ। लेकिन प्रेफरेंस से कुछ नहीं होता, ये आपके नंबर्स पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आईएएस के लिए होता है। अगर आपके नंबर सबसे ज़्यादा है तो आपको आईएएस से कलेक्टर का पद मिल जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यही बात अगर हम पीएससी में बात करें तो पीएससी में क्या होता है? पीएससी में भी अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की रैंक मिलती हैं और ये भी नंबर के हिसाब से मिलती है ना। जिसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है नंबर 1 पर जो है वो होती है डीसी। डीसी का मतलब क्या है? डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। कलेक्टर इस डिपार्टमेंट में सबसे प्रमुख बन गया यूपीएससी से, लेकिन उसी डिपार्टमेंट का सेकंड अधिकारी सबसे बड़ा किसका बनेगा? पीएससी से बनेगा, डिप्टी कलेक्टर। यहाँ पर हमने फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ये सबसे बड़ा अधिकारी यूपीएससी से बन गया। उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसी वन विभाग का जो दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है वो काय से बनेगा? वो बनेगा पीएससी से, स्टेट पीसीएस से, या स्टेट पीएससी से, या एमपी पीएससी से। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी पीएस से। तो वो क्या कहलाएगा? वन विभाग का दूसरा अधिकारी, जिसे हम रेंजर भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा और नीचे के अधिकारी होते हैं, जैसे नाकेदार वगैरह है ना, और छोटे वन रक्षक होते हैं। तो ये व्यापम वगैरह से नियुक्त किए जाते हैं। ये और छोटी परीक्षाएं होती हैं, उनके द्वारा सबसे निचले का पद आपको मिल जाता है। एक और बताता हूं मैं, इसमें सबसे बड़ी परीक्षा होती है आईपीएस, इसी के अंतर्गत है। ये भी आपके नंबर पर डिपेंड करता है। अगर आपको आईपीएस मिला तो आपको पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद मिलेगा, इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस में अगर आप चयनित होते हैं यूपीएससी से तो आपको उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा पद मिलता है। तो आईपीएस का आपको सबसे बड़ा पद मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने पुलिस सर्विस को चूज किया पीएससी से तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एसपी या डीएसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा और भी फिर है रेवेन्यू ऑफिसर आ जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यहाँ सबसे बड़ा अधिकारी, यहाँ दूसरा अधिकारी। इस तरीके से अलग अलग रैंकें हमें पीएससी और यूपीएससी से मिलती हैं। और नीचे आ जाएंगे आप तो यहाँ पर एनटी मिलता है, एनटी की पोस्ट मिलती है नायब तहसीलदार, है ना। जो पीएससी से सिलेक्ट होता है, कम नंबर रहते हैं तो उसको नायब तहसीलदार बना दिया जाता है। और यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो आता है वो उसका रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इस तरीके की तमाम तरीके की पोस्टें हैं। सभी डिपार्टमेंटों की सबसे बड़ी पोस्ट यूपीएससी से मिलती है और उससे निचले की पोस्टें
पीएससी से मिलती हैं और ये डिपार्टमेंट को नंबर के आधार पर क्लासिफाइड किया है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब पोस्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि पेपर कैसे होते हैं और कैसे इस परीक्षा को हम पास कर सकते हैं और कैसे हमें इस परीक्षा को हम उत्तीर्ण कर सकते हैं। मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस परीक्षा को निकाला जाए। मैं केवल एक आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि किस तरीके का इसने अपना स्ट्रक्चर रखा हुआ है ना, किस तरीके से ये परीक्षाएं लेती हैं और किस तरीके से आपका इसमें चयन हो सकता है। बाकी पढ़ना आपको ही पड़ेगा, है ना। जनरल तौर पर इन दोनों सर्विसों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है जीएस की, है ना। जीएस, जीके और जीए, ठीक है। जीएस जनरल स्टडीज, जीके जनरल नॉलेज और जीए जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स। तो इनका एनालिसिस आपको बहुत गहनता से करना होता है। कहने के लिए दो शब्द हैं जीएस, लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं भारत में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का अध्ययन जीएस के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य तौर पर आपको पता होगा कि जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सामान्य सब्जेक्ट हैं, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेकिन जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडी कहते हैं ना, जनरल स्टडी का मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। उन सारे सब्जेक्टों को जीएस के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात याद रखना, यही मेरा सेक्शन है, यही मैं पढ़ाता हूँ और मुख्य तौर पर मेरा जो टारगेट है वो पीएससी का है ना। पीएससी के ही सारे सब्जेक्टों में पढ़ाता हूँ। तो आपको भी मैं इसी की स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसमें पैरेलल यूपीएससी को भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले प्री, और इसमें भी क्या होता है प्रीलिम्स का मतलब है एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसा पेपर जो आपको केवल और केवल क्वालिफाइड कराएगा अगले चरण के लिए, है ना। इसके नंबर वगैरह आगे नहीं जोड़ते, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। इसमें भी प्री होता है और इसमें भी प्री होता है। अब आप पूछेंगे कि प्री में क्या पूछा जाता है। तो देखो, प्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, भूगोल, पॉलिटी पूछा जाता है, इकोनॉमी पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, साइंस के बाद कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर के बाद कुछ एक्ट पूछे जाते हैं, है ना, कुछ एक्ट पूछे जाते हैं। अब तो खैर कमीशन आ गया, अगली बार 2020 की जो पीएससी होगी उसमें कमीशंस वगैरह पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट का, जैसे मान लो हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश के हैं, तो यहाँ पर एमपीपीएससी होगा, है ना, एमपीपीएससी होगा। तो एमपी जीके बहुत डिटेल से पूछा जाएगा आपसे। इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमपी जीके से पूछे गए, है ना। पीएससी जिस भी राज्य का होगा उस राज्य का आपको पूरा डिटेल से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उस राज्य का चाहे हिस्ट्री हो, इतिहास रहा हो, कोई भी राजा रहे हो, उसकी ज्योग्राफी रही हो, उसकी परियोजनाएं रही हो, उसकी पॉलिटी रही हो, उसकी इकोनॉमी क्या है, उस राज्य का करंट अफेयर्स क्या है। मतलब कहने का अर्थ है जैसे जिस राज्य की आप स्टेट पीसीएस देंगे उस राज्य का आपको पूरा निचोड़ पीना पड़ेगा, उस राज्य का पूरा निचोड़ आपसे पूछा जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यही कंटेनमेंट यहाँ पर है। यहाँ बस केवल किसी भी स्टेट को टारगेट नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी भी स्टेट को टारगेट नहीं किया जाता, है ना। यहाँ पर ये जो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं इनको पूछा जाता है, और सभी राज्यों की मुख्य चीज़ें यहाँ पर आपसे प्री में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो पूरा जीएस का जो लेवल यहाँ पर प्री में है वही यहाँ पर प्री में है, ठीक है। ये पेपर 1 है, प्री में पेपर 1 होता है और प्री में पेपर 2 होता है। पेपर 1 जीएस का पोर्शन होता है, जिसमें ये सारे सभी सब्जेक्ट आते हैं, है ना। इसके अलावा और भी 1-2 टॉपिक और हैं तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। और जो पेपर 2 होता है, ये पेपर 2 एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है। तो ये क्वालिफाइंग होता है ना। इसमें आपको
केवल 30% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 100 क्वेश्चन 200 नंबर। सेम इसमें भी ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन इसमें जो मार्किंग है वो आपकी जीएस के पेपर से होती है। जीएस के पेपर से आपकी जो रैंक बनेगी तब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो जो भी अलग अलग कट ऑफ है, अलग अलग ईयर का अलग अलग कट ऑफ जाता है और उस कट ऑफ के आधार पर आपको चयन मिलता है। चयन तो नहीं कह सकते, केवल और केवल आप क्वालिफाई कर जाते हैं, है ना। क्वालिफाई कर जाते हैं किसके लिए? मेंस के लिए। किसके लिए? मेंस के लिए। इसके मेंस और इसके मेंस में बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर तो नहीं है लेकिन फिर भी अंतर है। अब मेंस में क्या है? मेंस में अलग अलग पेपर होते हैं, अलग पेपर होते हैं। जैसे हम पीएससी की बात करें, पीएससी की बात करें, पीएससी में जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, हिंदी, ऐसे और एथिक्स, नीति शास्त्र, ये 4 पेपर होते हैं, सॉरी 6 पेपर होते हैं मेंस में। अगर हम पीएससी की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें तो ये 6 पेपर होते हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री पूछा जाता है, 300 नंबर का होता है। इसमें हिस्ट्री टोटल रहेगी, एमपी, वर्ल्ड, विश्व, सारी हिस्ट्री रहेगी। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पूरी ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ये भी 300 नंबर की रहेगी। इसमें आपसे पॉलिटी भी पूछी जाएगी, इकोनॉमी पूछी जाएगी, ये भी 300 नंबर का रहेगा। हिंदी में टोटल पूरी हिंदी आएगी, है ना। एथिक्स, एथिक्स भी 200 नंबर का रहेगा। और जो आपका ऐसे है, निबंध है, ये 100 नंबर का रहेगा। निबंध कोई सा भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। एथिक्स नीति शास्त्र है ना। बहुत जल्द मैं एथिक्स की क्लासें लाने की कोशिश करूंगा और एथिक्स को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, है ना। और बचा इंटरव्यू है आपका, फिर इसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होता है आपका 175 नंबर का, है ना। 175 तो कितना हो गया? 900, 1100, 1200, 13, 14, 1575। टोटल नंबर जो है 1575 नंबर है ना। GS1 हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री पूछा जाएगा। GS2 आपसे पूरा ज्योग्राफी पूछा जाएगा। GS थर्ड पॉलिटी और इकोनॉमी पूछा जाएगा। हिंदी का होगा 200 नंबर का, ऐसे का होगा 100 नंबर का, और एथिक्स का होगा 200 नंबर का, और इंटरव्यू होगा 175 नंबर का। टोटल 1575 नंबर। और 1000 नंबर, 1000 नंबर में आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, है ना। पिछली बार 900 के लगभग कुछ कट ऑफ गया था। तो ये मेंस की स्ट्रेटेजी है। इसकी मेंस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है। इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, है ना। इसके बाद इसमें एक ऐसे होता है, एक ऐसे का पेपर होता है, 1 पेपर, 2 पेपर, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ऐसे के बाद एक आपका रहेगा ऑप्शनल। इसमें एक चीज बढ़ जाती है, इसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें एक क्या होता है आपका? ऑप्शनल पेपर होता है। और ये ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, है ना। ये ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट को आप उठाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शनल भी आपका ये 500 नंबर का रहता है। ये पूरे 1000 नंबर के रहते हैं। ऐसे आपका 250 के लगभग रहता है। और अंतिम में रहता है आपका इंटरव्यू। अंतिम आपका इंटरव्यू रहता है, ये रहता है 275 नंबर का। ये रहता है आपका 275 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत सारे सब्जेक्टों को आपको मेंस में पढ़ना होता है। और उसके बाद अंत में इंटरव्यू होता है। इसका इंटरव्यू 175 नंबर का है, इसका इंटरव्यू 275 नंबर का है। तो कहने का अर्थ ये है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कुल मिलाकर आपको जीएस को पूरा पढ़ना है। जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ने हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्टों को लिख देता हूँ एक बार, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, तब जाकर आप इसका प्री और मेंस दे पाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है हिस्ट्री। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एमपीजीके। एमपीजीके के बाद आएगा आपका हिंदी। हिंदी के बाद आएगा आपका कंप्यूटर। फिर आएगा आपका साइंस। साइंस अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है ना। साइंस में मुख्य तौर पर 3 चीज़ें हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना। ज़्यादा करके आपको बायोलॉजी पूछा जाता है। साइंस के बाद होता है आपका एथिक्स। एथिक्स को हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं, ठीक है, एथिक्स। और एक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब एक्ट की जगह बहुत सारे कमीशन को शामिल कर लिया गया है, बहुत सारे कमीशंस को शामिल कर लिया गया है ना। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट। और एक और टॉपिक आपका अलग से जुड़ चुका है, करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स। इतने टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इतने टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, आपने भी ये कई बार सुना होगा कि अगर आपने पीएससी की तैयारी कर ली तो दूसरा एग्ज़ाम बड़ी आसानी से निकल जाएगा, है ना। ऐसा पूर्णतः कहना सत्य नहीं है और पूर्णतः ना कहना भी असत्य नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, है ना, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, बस अंतर केवल इतना है कि पीएससी और यूपीएससी में केवल और केवल जीएस पूछा जाता है, मतलब सारे सब्जेक्ट ये जो लिखे हैं ये पूछे जाते हैं। लेकिन दूसरे एग्ज़ाम जो हैं उनमें साथ में आपको मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। और एक सेक्शन आपका उसी में रहता है जीएस का, है ना। जीएस लिखा रहता है, कहीं कहीं जीए लिखा रहता है, कहीं कहीं जीके लिखा रहता है ना। कुछ भी आपसे उसमें पूछ लेता है। पटवारी की बात करें ये आता है ना। एसआई की बात करें उसमें भी ये आता है। बस ये है कि क्राइटेरिया थोड़ा सा कम बढ़ जाता है। अगर आप एमपी का एग्जाम देंगे तो एमपी जीके सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, उसमें साइंस भी सबसे ज़्यादा आती है, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में आपको ये सेक्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एमपी का आप कोई भी देंगे तो ये पूछा जाएगा। एसआई देंगे आपको ये चारों सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। बैंक का एग्जाम देंगे तो इकोनॉमी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कोई सा भी एग्जाम दे लें, है ना। एसआई का पेपर देंगे तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सीधी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई सा भी एग्जाम दें, आप केवल एक सब्जेक्ट की दम पर पेपर नहीं निकाल सकते। ऐसा हमें शुरू में लगता है, कि मुझे भी लगता था पहले जब मैं पढ़ता था कि भाई इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में मेरा मन लगता है और ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो बस इसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ के पेपर निकालूंगा। और ऐसा कभी नहीं हो पाता। अगर उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो ये 4 सब्जेक्ट हैं, है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। तो 4 सब्जेक्ट में अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हैं, 3 सब्जेक्ट आपके 100% तैयार है, 100% तो कभी नहीं होता, फिर भी आप 90% मान लें, 90% अच्छे से तैयार हैं और एक सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए, है ना। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, जितना भी आपका उस वैकेंसी में सिलेबस है, उस सिलेबस का एक सब्जेक्ट, और उस एक सब्जेक्ट के अंदर जो एक टॉपिक लिखा हुआ है कि भाई हिस्ट्री में वो क्या पूछेगा, है ना, इकोनॉमी में वो क्या पूछेगा, तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको एक करके तैयार करने पड़ेंगे। उनके बहुत सारे एग्जाम्पलों को पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इतना कठिन भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ब्रॉड है, तो बस समय लगता है। बस मैं आपसे यही कहूँगा, कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर आपको ये पढ़ाई नहीं खेल लगने लगेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। पहली शर्त क्या है कि आप टाइम दें। और टाइम अगर आप दे रहे हैं तो टाइम आप कंटिन्यूटी के आधार पर दें, लगातार के आधार पर दें, है ना।
टाइम आप दें पढ़ाई के लिए, लेकिन कैसा दें, लगातार दें। ये नहीं कि भाई एक दिन मन हुआ 10 घंटे पढ़ लिया, फिर 4-6 दिन आपने नहीं पढ़ा, है ना, इससे कुछ नहीं होगा। एक दिन में आप 24 घंटे भी पढ़ लें तो वो कोई काम का नहीं है, लेकिन रोज अगर आप 1 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो बहुत काम का है। रोज अगर आप 1 घंटे भी पढ़ेंगे और 2 साल तक पढ़ेंगे, 1 साल तक पढ़ेंगे, तो आपके पास इतना कंटेंट तैयार हो जाएगा कि फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं चुटकी में कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो आई होप मेरी आशा यही है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, है ना। और ये टॉपिक मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया और उसने कहा कि सर यूपीएससी और पीएससी का मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दीजिए कि किस तरीके के सब्जेक्ट हैं उसमें, और उनका डाटा किस तरीके से दूसरी जो वैकेंसी हैं उनमें काम आता है कि नहीं आता। तो इसी कारण मैंने इस टॉपिक को बनाया। आई होप आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहे तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।